वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे 6th क्लास का जो चैप्टर है हमारा आरंभिक नगर, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज जो है आपको प्रोवाइड मैं यहाँ पर करूँगी। क्लास 6th है ये, और इसका जो 3 बुक है हमारी एसएसटी में क्लास 6th में, तो हिस्ट्री का ये हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 3। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी। आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार चैप्टर को रीड कर लेंगे तो आराम से आपको वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि किताबों से आपको पिक्चर्स भी आपने देखी होती हैं, तो आपकी आंखों के सामने पिक्चर, वो पेज, आपको वो सब कुछ याद रहता है। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने, सबसे पहले आपको चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। जो जितना भी लिखा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें जो हम अक्सर जो है पढ़ते वक्त इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर में आपके बीच में बहुत सारी ऐसे साइड में चीज़ें दी हुई होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, जैसे ये वाली चीज़। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये वाली जो बड़े बड़े अक्षरों में इसको पढ़ लेंगे, लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसको नहीं पढ़ेंगे। जबकि क्वेश्चन फ्रेम करने का जो आइडिया एक एग्जामिनर के माइंड में आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या चीज़ छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और ये सीरीज़ मैंने अब शुरू कर दी है, जिसमें आपको मैं 6वीं से लेकर 12वीं तक की सारे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। जैसी किताबें हैं बिल्कुल वैसा ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बच्चे हैं जिनका नाम है जसपाल और हरप्रीत। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। क्योंकि आपको पता है हमारे गांव गली में भी छोटे छोटे बच्चों को, ऐसी जगहों को सीधा भूत का घर ही कह देते हैं, ताकि बच्चे उसमें ना जाए। क्योंकि ऐसा कहने का रीज़न ये होता है कि पुरानी चीज़ होती है, कभी भी ढहकर वो गिर सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ भूतिया कहानी बना दी जाती है, ताकि बच्चे वहाँ पर ना जाएं। तो वैसे ही जसपाल और हरप्रीत भी कह रहे हैं कि उनके आसपास एक खंडर था जिसकी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, जिसको उनके फैमिली वाले ने कहा था कि भूतिया घर है, वहाँ पर नहीं जाना है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर, इसमें लिखा, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। ठीक है, तो क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि क्या इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है, क्योंकि इन बच्चों को नहीं पता कि पुराना खंडर हमारे ऐतिहासिक पुरास्थल से संबंधित होता है। उससे हमें पुराने ज़माने के लोग किस तरह से रहते थे, खाते पीते, बर्तन, घर बनाने का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। पर ये बच्चे हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता कि इनके लिए तो वो पुराना घर है, खंडर कह देते हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये बच्चों को अभी नहीं पता चली है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी, धीरे धीरे करके इसको स्टार्ट करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। ठीक है, लगभग 150 या फिर 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। क्योंकि आधुनिक पाकिस्तान का मतलब ये है कि हमारे देश का बंटवारा होने के बाद जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि आज भी प्रेजेंट टाइम में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में, इसलिए आधुनिक यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो पाकिस्तान है उसमें हड़प्पा पहुंच चुका है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यानी लगभग 150 यानी कि 150 साल पहले क्या हुआ था कि पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उनको बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत थी। वो खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें एक खंडर मिला जहाँ पे बहुत सारी ईंटें जो है वो मिली उनको। ये सोचकर भी हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए। उनको ईंटों की ज़रूरत थी, तो उनको वहाँ पे ईंटें दिख गई और वो उनको वहाँ से उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इसे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं।
क्योंकि उनको तो ईंटें चाहिए थी, उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह से वो ईंटों को निकाल रहे हैं वो जगह कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन्हें नहीं पता था, उन्हें ईंटें चाहिए थी, मिल गई और उन्होंने उनको ले लिया। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। यानी हड़प्पा जगह पर जो है ये सारी चीज़ें मिली थी, इसलिए वहाँ का इसका नाम रख दिया गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। टाइम पीरियड आपसे ज़रूर पूछा जाता है, जैसे इन्होंने पूछा है कि जो अपने ये नगर है, हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है, ये कब बने थे, तो ये 4700 साल पहले बने थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका अक्सर पूछा जाता है। तो यही चीज़ें तो हमें ध्यान करें, क्योंकि हमें पूरी स्टोरी ओवरऑल पता होती है ना कि क्या क्या हुआ था, लेकिन जो डेट्स होती हैं वही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं, तो उस पर स्पेशली आपको टिक लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक कलर में लिख रखा है, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर हड़प्पा सभ्यता को हमने नहीं बचाया होता तो आज तक हमें पता ही नहीं चलता कि हड़प्पा सभ्यता नाम की भी कोई जगह थी जहाँ पर लोग रहा करते थे, उनके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। हमने अभी पुराने कितने राजा महाराजाओं के किले आज तक बचे हुए हैं, वो हमने इसलिए बचा के रखे हुए ताकि हम उस ज़माने के बारे में काफ़ी कुछ उन खंडरों से ही पता लगा सकते हैं। इसलिए कोई भी पुरानी इमारत, स्नानागार, कोई भी चीज़ मिलती है तो हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको वैसा के वैसा और अच्छे से सुरक्षित करना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, ठीक है। तो इन नगरों की विशेषताओं की बात करते हैं कि ये जो नगर बनाए गए थे ये किस किस तरह से बनाए गए थे। इन नगरों में से कई 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में बना हुआ था। ये वाली पता नहीं यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, नहीं दिखाई गई है, नहीं यहाँ पे पिक्चर नहीं दिखाई गई है। इन्होंने बोला है कि जो नगर थे इसको 2 हिस्सों में बांटा था। सबसे ऊपरी वाला जो भाग था वो छोटा था, ठीक है, उसमें जो बने हुए जो घर थे वो बहुत ही छोटे थे, मतलब बहुत ही कम थे, और नीचे वाले जो घर थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब पूरी बस्ती बनी हुई थी। तो ये इन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो ऊंचाई वाले भाग पर जो किले बने हुए थे या बहुत ही कम घर थे, जो कि बहुत ही अच्छे घर थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो मिट्टी या जो भी उसमें यूज़ होता है घर बनाने, वो अच्छे से बना हुआ था, तो उन्हें दुर्ग कहा जाता था। और ऐसे दुर्ग उन राजाओं, महाराजाओं या अमीर लोगों के बने होते थे जो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अगर निचले स्तर पर बहुत बड़ी बस्तियां बनी हुई थी तो वो आम जनता के लिए बनाई गई थी, जिसे निचला नगर भी कहा जाता है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की मिट्टों की बनाई गई थी। यानी ये है कि अगर ऊपरी हम दुर्ग की बात करते हैं जहाँ पे अमीर लोग, राजा महाराजा रहा करते थे, और नीचे जो गरीब लोग या फिर आम जनता रहा करती थी, तो उसमें एक अच्छी बात थी, वो ये थी कि दोनों की ही किलेबंदी की गई थी। ऐसा नहीं था कि राजा महाराजाओं के ही आसपास, किलों के आसपास किलेबंदी की गई हो, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हों, दोनों की जगह की गई थी। आम जनता जहाँ रहती थी उसके भी आसपास बहुत बड़ी बड़ी अच्छी और मोटी मोटी दीवारों की बाउंड्री की गई थी, वो भी पक्की ईंटों की, कच्ची ईंटों की नहीं, पक्की ईंटों में बहुत पक्की हो जाती हैं। इसीलिए इसी ईंटों लिख रखा है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत बने। आपने चाइना की दीवार अभी देखी होगी, कितने सालों पुरानी है, लेकिन आज भी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि उसमें जो पत्थर या फिर जो भी इन्होंने यूज़ किया गया मटेरियल वो उतना अच्छे से बनाया कि आज भी वो वैसी की वैसी खड़ी है। हम लोग वहाँ पर आज भी घूमने जाते हैं, कितनी पब्लिक चली जाए उसको कुछ नहीं होता है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ से खोजा गया था। ऑप्शन में आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने याद रखना स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। इस तरह से भी थोड़ा याद रख लेना, इसको भगवान कृष्ण मोहन से जोड़ के देख लेना कि हमारे जो मोहन है, मुरली
कोहली वाले, ठीक है, वो बड़े बड़े नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बहुत बड़े स्नानागार में नहाते थे। तो इस तरह से थोड़ा रिलेट कर पाओगे तो आपको याद रहेगा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जैसे आजकल के टाइम पे भी आप देखोगे कि अपने जितने भी स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं वो ईंट, पत्थर, कंक्रीट सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ और चीज़ें लगाते हैं जिससे पानी जो है वो रिस रिस कर बाहर ना जाए, वहीं के वहीं रहे। इन्होंने भी वैसे ही प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। और इन स्नानागार के इस जो बड़ा सा स्नानागार होता था उसके दोनों तरफ जो है वो सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कूद के ही उसमें नहाने के लिए चले जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी में बैठ के ही बस थोड़ा नीचे नहीं जाना चाहते, ऊपर ही ऊपर पानी में बस रहना चाहते हैं, डर लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कह सकते हैं। और पूजा पाठ के लिए इस तरह के बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए थे ताकि थोड़ा सा पानी के अंदर खड़े होकर वो जो भी पूजा वगैरह करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये बताने की कोशिश की है कि स्नानागार के दोनों तरफ बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई थी उसके अंदर जाने के लिए, और चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यानी स्विमिंग पूल को अगर आपने नहाना है तो आप कुएं से पानी उसमें भरते थे, और जब आप नहा लिए हैं या फिर जो भी आपने यूज़ करना था उसके बाद उस स्विमिंग पूल को खाली कर दिया करते थे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा भरा ही रहता था, जब यूज़ करना था तभी वो उस तरह से उसको भरते थे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, क्योंकि इतना बड़ा मोहनजोदड़ो में कोई छोटा मोटा स्नानागार नहीं मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल नहाने के लिए तो उसका यूज़ नहीं होता होगा, पक्का कोई ना कोई ऐसा त्यौहार या कोई ऐसा उत्सव होता होगा जो उस जगह पर किया जाता होगा, इसलिए बहुत बड़ा स्नानागार बनाया गया था। अब यहाँ पर ये छोटी सी जानकारी है जो हमें नहीं छोड़नी है। मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुकी थी कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़र से परे कर देते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। नगर यहाँ पर सिर्फ अभी दो नगरों की ही बात करी है, एक मोहनजोदड़ो की और दूसरी हड़प्पा की। तो उन्होंने यहाँ पे भी बता दिया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो दो नगर मिले हैं ये पाकिस्तान का जो पंजाब है और सिंध प्रांत, और भारत में जो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और पंजाब, इन सभी में जो है हमें ये दो स्थल मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, मतलब लाल मिट्टी से बनाए हैं और काले रंग से उस पर पेंट करके उसको सजाया गया था। पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिले हैं, मणके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। आजकल के ब्लेड तो आपको पता है कैसे बनते हैं, लेकिन पत्थर के ब्लेड भी वो लोग बनाते थे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी ये मानचित्र में आप देख सकते हैं ये इस जगहों को, जैसे आप देखें कि यहाँ पर अपना गुजरात, राजस्थान में चहुंदड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के ऊपर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये वाला क्वेश्चन ना जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था चंडीगढ़ जेबीटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त ये क्वेश्चन आया था, मैंने इस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया था। मुझे लगा कि अग्निकुंड, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि अग्निकुंड भी मिले थे। लेकिन याद रखना कालीबंगा और लोथल ये ऐसी दो जगह थी जहाँ पर आपको अग्निकुंड मिले थे, ठीक है। तो कालीबंगा और लोथल जो है वहाँ पर आपको अग्निकुंड भी मिले थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। देखो अग्निकुंड मिले हैं तो ये आपको सीधा ही आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो हवन वगैरह है वो किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हुए हैं। भंडार गृह मतलब यहाँ पर अनाज या कोई भी कोई भी चीज़ जो स्टोर करके रखने की ज़रूरत थी, उस बहुत बड़े बड़ी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी जगहें बनाई गई थी, ताकि वहाँ पर जो चीज़ें हमें रोज़ के लिए यूज़ के लिए नहीं चाहिए बची हुई हैं तो उन्हें वहाँ पर वो रख सकते थे। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया आपको कि स्नानागार कहाँ से मिला था, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर पूछेंगे अग्निकुंड कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा लोथल से मिला था। फिर पूछेंगे कि ये जो वेट आप
ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें महान जो स्नानागार है उसकी पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है। ये पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ये पूरा रियल पिक्चर आपको दिखाई गई है, जिसमें आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो एक्सप्लेन किया गया था कि और पास जो है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं अंदर जाने के लिए, और कितना बड़ा है और कितना गहरा ये स्नानागार है, ये भी इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए ही इसको यूज़ किया जा सकता होगा। पूरा नहीं लिखा हुआ है कि हाँ पक्का फंक्शन के लिए यूज़ होता होगा, लेकिन ये अनुमान ही लगाए हैं हमने, तो देख के हर चीज़ का अनुमान ही लगाया कि ये चीज़ इसलिए यूज़ होती होगी, इसलिए यूज़ होती होगी, है ना। तो ये आप पिक्चर भी यहाँ पे रियल देख सकते हैं। आगे है हमारा भवन, नाले और सड़कें। इस हेडिंग का मतलब ये है कि अब आगे आप ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से उनके भवन यानी कि घर बनते होंगे, किस तरह के घर थे, नाले किस तरह से बनाए गए थे और सड़कें किस तरह से बनाई गई थी। ये 3 चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। पहले हम करेंगे भवन के बारे में। भवन जिसे घर भी कह सकते हैं, नगर भी कह सकते हैं। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से उनके घर बनाए जाते थे। ठीक है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। पहली बात तो यही है कि 1 या 2 मंजिल वो उस टाइम के घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी कुछ ऐसे घर भी थे जिसमें छोटा, जैसे घर में हम भी आजकल के टाइम में छोटा सा स्विमिंग पूल बना लेते हैं, तो उस टाइम भी हर एक घर में बना लिया करते थे, और कुछ में कुएं भी मिले हुए हैं। आप पुराने ज़माने के अपने भी घर को देखोगे तो आपके घर में कुआं ज़रूर, कुआं नहीं तो फिर नल तो हमारा होता ही था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। अब नालों के बारे में बताया है कि ऐसे नाले बनाए गए थे जिनको ढका गया था, क्योंकि उसमें जो भी गंद जा रहा है उसकी स्मेल बाहर ना आए, उस चीज़ से दूर रखने के लिए उन नालों को ढका जाता था। या फिर नाले कई बार ज़्यादा भर जाते थे तो सड़कों पर पूरा गंद आ जाता है ना, काला काला, या पूरा बहुत ही स्मेल आती है और अच्छा नहीं लगता, तो उस चीज़ से बचाव के लिए भी नाले ऐसे बनाए जाते थे जिन्हें ऊपर से ढका जाता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। यानी इस तरह से थोड़ा सा गहराई में करके नाले को बनाया जाता था कि पानी नाले में रुके नहीं, वो सीधा बहता ही चला जाए। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा करते थे। आप इसको अपने ना गाँव का इमेजिनेशन करके देखो, या फिर आप चंडीगढ़ के घरों को देखोगे तो ऐसा ही है। वहाँ पर भी जो आपके घर में जो भी नालियाँ हैं वो सीधा, आपके घर की जो नालियाँ हैं उसको सीधा बाहर की जो एक मेन नाली बनाई जाती थी उससे जोड़ देते थे। हमारे गांव में तो मुझे पूरा पिक्चर याद आ रहा है कि हमारे घर में एक नाली बहुत बड़ी, सड़क के दोनों तरफ होती थी ना, तो जो भी नल वगैरह होता था जिस पे बर्तन धोने या फिर कपड़े वगैरह या नहाना, तो सीधा वो जो छोटे सा नाली बना देते ताकि वो मेन नाली से जुड़ जाए। तो वैसे ये लोग बता रहे हैं, जो कि बाद में बड़ी नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सकती थी। आजकल के टाइम पे भी आपने बहुत सारे गटर देखे होंगे जिन्हें मेन होल भी हम लोग कह देते हैं। तो उसको इसलिए बनाया जाता है कि अगर नाला कई बार ओवरफ्लो हो जाता है तो कई बार कोई चीज़ फंस जाती है और पानी जो है वो नहीं बहता, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं और उसको क्लियर भी कर सकते हैं। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया गया था। यानी घर बनाने से पहले सारी प्लानिंग की गई थी कि कैसे घर बनेंगे, कैसे मकान बनेंगे, कैसे रूम बनेंगे, किस तरह से आप नाले घर से निकाले जाएंगे, और सड़कें भी हमारी किस तरह से बनाई जाएंगी। आप कोई भी कॉलोनी देख लो या कहीं भी बड़ी कॉलोनी का आप घर देख लें तो उसमें सड़कें भी अलग से निकाली जाती हैं, नाले भी साथ में निकाले जाते हैं। ठीक है, और घर भी अपना अच्छे से बनाया जाता है। यह क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर आपने बताना है। यहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है, इसमें लिखा है कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। पिक्चर आपको दिखाई गई है कि इस तरह से ईंटों की चुनाई जो थी वो ईंटों से, मतलब जो भी बनाते थे वो उसे इस तरह से बनाया जाता था। अब हम बात करेंगे नगरीय जीवन की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हड़प्पा कोई ग्रामीण शहर नहीं था, कोई गांव वाला शहर नहीं, गांव नहीं था, वो एक शहर था। हड़प्पा जो था वो एक शहर था जिसे नगर कहते हैं। मतलब एक शहर है तो उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें ही आपको वहाँ पे मिलेंगी। अच्छी क्वालिटी की सड़कें मिलेंगी, बहुत सारे अच्छे घर मिलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में घर मिलेंगे। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि हड़प्पा एक नगर था, एक शहर था, तो उसमें किस तरह का जीवन हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। सीधी सी बात है, जहाँ शहर होंगे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और हलचल तो रहेगी।
यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुड़े रहते थे। ये संभवतः यहाँ के राजा भी हो सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में तो अमीर लोग ही सही से रह पाते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, हर चीज़ की सुविधा होती है। तो वैसे हड़प्पा सभ्यता में भी ये चीज़ बताई जा रही है कि हड़प्पा के नगरों में हलचल रहती थी और इसमें ऐसे खास लोग ही रहा करते होंगे जो कि अच्छी इमारतों में रहते होंगे। यह भी संभव है कि ये लोग शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके और तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये इन्होंने तुक्का लगाया है, तुक्का यानी कि एक अनुमान ही लगाया, क्योंकि रियलिटी में तो हमें कुछ भी नहीं मिला ना कोई जिंदा लोग मिला जो हमें बता सकता है। तो हमने चीज़ों को देखकर ही अनुमान लगाया कि नगर ऐसे थे तो उनमें पक्का कोई अमीर राजा महाराजे रहता होगा जो बहुत ही सोने चांदी के आभूषणों को पहनता होगा, ऐसी चीज़ें उसके पास होती होंगी। ठीक है, जैसे कि हम आज भी राजा, जब भी हम राजा वर्ड बोलते हैं तो हमें पूरा राजपाट, सोने चांदी से लदा हुआ राजा, उसका पूरा है ना, उसी तरह की इमेज बन जाती है। तो उन्होंने भी ये चीज़ से इमेजिन करके ही अनुमान लगाया था। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यानी कि जो मुहरों पर लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं? जो मोहरों पर लिखते थे उन्हें लिपिक कहा जाता था। ये भी आपने पॉइंट वाला जो छोटा सा चीज़ है ना, आपको पक्का पॉइंट करनी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि लिपिक किसे कहते हैं? तो लिपिक वे लोग हुआ करते थे जो मोहरों पर लिखा करते थे। मोहरों पर भी लिखा करते थे और भी बहुत सारी चीज़ों पर लिखा करते थे, लेकिन मोहरें हमें मिली हैं तो हमें वही चीज़ बच गई थी तो वही चीज़ मिली है। और भी चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो चीज़ समय के साथ ख़त्म हो गई होगी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। अब देखो, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ की किस्से कहानियाँ सुनते हैं, जब वापस आते हैं तो हम भी वही सारी विरासत अपने साथ में लेके आते हैं। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल के टाइम की कोई मोबाइल की गेम तो थी नहीं। जो बच्चे आजकल तो वैसे भी कुछ नहीं खेलते, बस फ़ोन में गेम ही खेलते हैं। लेकिन हड़प्पा की ऐसे कुछ हमें छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं जो बताती हैं कि उस समय जो लोग थे वो अपने बच्चों के लिए इस तरह के खिलौने बनाते थे। ये वाली आप पिक्चर देख सकती हैं, ये छोटे छोटे खिलौने हैं जो कि बच्चों के खेलने के लिए उस समय बनाए जाते थे। और ये एक मुहर आपको दिख रही है जिस पे एक जानवर की पिक्चर भी बनी हुई है, साथ साथ में कुछ लिखा हुआ भी है जिसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, हम नहीं समझ पाए हैं कि इसमें क्या लिखा है। अब ये वाला आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये नगर की पूरी पिक्चर है और साथ ही साथ में सॉरी साथ साथ में आपको यहाँ पे कुआं भी दिख रहा होगा, उस ज़माने का बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ, इसको पढ़ लेते हैं। ये जो पिक्चर दी हुई है ना, इसी के बारे में बता रखा है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिखाया गया है। ये वाला आप देख सकते हैं ना कि ये सड़क बीच में है और आसपास बिल्कुल आपने देखा हो ये नाला बना हुआ है और ऊपर एक कुआं बना हुआ है। ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। मुहर के बारे में बता रखा है कि इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। कई बार क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा ना तो साथ में बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे नगर और नए शिल्प, यानी पुराने ज़माने के जो लोग थे जो आभूषण पहना करते थे, ज्वेलरी पहना करते थे, वो उसको कैसे बनाते थे या फिर अपने हथियार वगैरह किस तरह से बनाते थे, इसलिए हेडिंग लिखी है नगर और नए शिल्प। शिल्प में सिर्फ मूर्ति बनाने वाले नहीं आते, जो पत्थरों से काम करते हैं, जो कोई भी चीज़ बना सकते हैं, वो सारे शिल्प में हमारे आ जाते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी हड़प्पा से ही मिली हुई हैं, इसमें मोहनजोदड़ो का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपकी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये वाली चीज़ हड़प्पा से मिली है या फिर मोहनजोदड़ो से मिली है। तो अब मैं आपको जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ वो सारी हड़प्पा में ही मिली हैं, आपने उसको हड़प्पा की लिस्ट में ही रखना है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख,
तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। हड़प्पा के बारे में एक क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि क्या हड़प्पा के लोग लोहे के बारे में जानते थे? नहीं, हड़प्पा के लोग जो है लोहे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वहाँ पे आपको तांबा, कांसा, सोना, चांदी हर धातु मिल गई थी, लेकिन लोहे से बनी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं मिली थी। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि लोहे का उनको कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन आदि बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आपने चांदी के बर्तन देखे होंगे, सोने के बर्तन देखे होंगे। पहले के राजा महाराजा तो बहुत ही अमीर थे, भैया ऐसी चीज़ों में खाया पिया करते थे, तो ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं, इसलिए हम ये बता पा रहे हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, पत्थर से या सोने चांदी से कलर भी की हुई चीज़ें बनाई गई हैं। आप अगर हम लेफ़्ट साइड देखें ये कलर पिक्चर तो लगा सकते हैं अनुमान कि शायद ये गले में पहनने वाली कोई चीज़ है, और राइट साइड में ये सोने से बनी हुई कोई चीज़ है, बट किस इस्तेमाल में ली जाएगी ये नहीं लगा सकते। चलो यहाँ पे पिक्चर में देख लेती हूँ मैं। पहले तो हम इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये वाइट सी चीज़ दिख रही है, वाइट पत्थर ही दिख रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह लिखा है ऊपर पत्थर के बाट देखो। ये जो आप वाइट देख रहे हैं ये बाट है। आजकल के बाट तो आपने देखे होंगे जो कि लोहे के भारी भारी बाट होते हैं, पहले इस तरह से बनाए जाते थे पत्थर के। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि पत्थर के बाट मिले हैं, लेकिन कौन से पत्थर के मिले हैं? तो ये चर्ट पत्थर था, उससे बाट बनाए गए थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि आप भी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, आज तो वैसे हर चीज़ को तोल कर ही दिया जाता है, लेकिन अनुमान पहले लगाया जाता था कि इतना, जब देखो बाट बनाने के लिए इनको कोई भी पत्थर से बना सकते थे ना, लेकिन स्पेशली चर्ट पत्थर से ही इन्होंने बाट को क्यों बनाया? क्योंकि उस बाट से ही वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही तोला करते होंगे। ठीक है, मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियल पत्थरों से बनाए गए थे। ये जो आप देख सकते हैं ना बीच में, जिसको मैं गले का हार बता रही हूँ, मेरा अनुमान ही है ये, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो मनके हैं, ठीक है, ये कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थर को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये जो छोटी छोटी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये भी पत्थर ही है, ये कोई प्लास्टिक वाले मणके नहीं है जिसमें सुई डाल के आप बना लेते हैं। ये भी सारा पत्थर ही है, इसमें भी इन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाया हुआ है। मतलब कितनी बारीकी वाला काम उस समय किया जाता था। मध्य में पत्थर के धारदार फलक है। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, आगे शायद पिक्चर होगा, लेकिन इसके बारे में बता रखा है कि ये धारदार जो है क्या है, ये फलक बनाए गए हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए, इसको कहीं कहीं पे पुजारी भी कहा जाता है, क्योंकि अनुमान नहीं लगा पाया कि ये व्यक्ति किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं कहीं पे इसको पुजारी भी कहा गया है। बाकी इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी दाढ़ी तक बनाई गई है, दाढ़ी बनाई गई है। मेरे ख्याल से सिर पे इसने कोई टोपी सी पहन रखी है ना, और ये देखो इसने वस्त्र पहन रखा है, उस पर भी नक्काशी की हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल कपड़ा पहनते थे, उस पर भी कढ़ाई वगैरह जैसे आजकल के टाइम पे हम पहनते हैं वैसा पहना करते थे। अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब हम बात करेंगे, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती थी? कपास की खेती होती थी मेहरगढ़ में। ठीक है, याद रखना, कपास की खेती कहाँ पे होती थी? मेहरगढ़ में होती थी, और ये बात लगभग 7000 साल पहले की हो रही है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान से ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फियोन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत भी हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि मेहरगढ़ से कपास की खेती के अवशेष हमें मिले हुए हैं।
एक तो एनसीईआरटी की बुक इतनी ज़्यादा लेंथी होती है ना कि बोलते बोलते भी थक जाओ और पढ़ने वाला भी थक जाता है। बट ये है कि हाफ हाफ करके पढ़ाएंगे तो फ्लो टूट जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाएगी। वैसे मैं लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ, बट चलो अब पूरे चैप्टर तो क्लियर करवाना ही है मुझे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे कोई विशेषज्ञ आजकल के टाइम पे देखे कि ये डांस का विशेषज्ञ है क्योंकि उसे डांस के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ये म्यूज़िक का है क्योंकि इसे म्यूज़िक के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। यानी विशेषज्ञ वो होता है जो किसी विशेष चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हो, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। यानी विशेष चीज़ के बारे में जो जानता हो, किसी खास चीज़ के बारे में। जैसे पत्थर तराशना, हर कोई पत्थर को नहीं तराश सकता, है ना। मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि, ये ऐसी चीज़ें होती थी जो कुछ खास लोग ही कर पाते थे। पृष्ठ यानी कि पेज 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये इस पिक्चर की बात कर रहा है। आपने एक दो वायरल पिक्चर भी देखी होगी जिसमें एक मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें पत्थर से ही घूंघट करते हुए पिक्चर बनाई हुई है, और वो भी पारदर्शी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जाली वाले उसने कोई चुनरी ओढ़ रखी है और जाली में से उसका मुंह दिख रहा है, वो जस्ट एक पत्थर ही है और इतने अच्छे से उसको बनाया गया है। तो ये कोई खास व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं भी करती थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे, क्योंकि हमें तो बनी हुई चीज़ें मिली हैं, हमें इसके प्रमाण नहीं मिले हैं कि इसको एक औरत ने बनाया है या फिर एक मर्द ने बनाया है। अब थोड़ा सा फ्योन्स के बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, क्योंकि पत्थर को हम नहीं बनाते हैं और ना ही हम शंख को बनाते हैं, वो हमारे नेचुरली ही में मिलते हैं। लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। यानी फ्योन्स एक ऐसी चीज़ थी जिसको बनाया जाता था, अपने आप नहीं बनता था। वो बालू या स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के प्राय रंग नीले या हल्की समुद्री रंग के होते थे। फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन, ये सारी चीज़ें फ्योन से बनाए जाते थे। फ्योन से आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्योन्स एक नेचुरल चीज़ है या फिर इसको बनाया जाता था। तो याद रखना कि ये जो फ्योन्स है इसको बनाया जाता था, ये नेचुरली नहीं मिलता था। मैंने कोई चीज़ ना छोड़ दी हो ना, ये चीज़ नोटिस करनी ज़रूरी है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पेज शुरू होता है। इसमें लिखा है कच्चे माल की खोज में। अब देखिए, कोई चीज़ बनाने के लिए हमारे पास कच्चा माल होना चाहिए, तभी तो हम उसे पक्का माल बनाएंगे, है ना। तो कच्चे माल की खोज में अब बात करते हैं। शायद ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते होंगे, उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक द्वारा उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है ना, क्योंकि लकड़ी हम नहीं बनाते हैं, कोई धातु हम नहीं बनाते हैं, सोना चांदी, वो खुद ही हमें हमारी प्रकृति से हमें मिलते हैं वो चीज़ें, इसलिए तो महंगी होती हैं। इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास से आगे चल के और सारी चीज़ें बनती हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यानी कपास क्या है, एक कच्चा माल है जो इसे किसान तैयार करता है। ये कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है जो भगवान ही देते हैं या प्रकृति देती है। इसे किसान बोता है, सींचता है, अच्छे से रख रखाव करके कपास को उगाता है, फिर उससे जाके हम बुआई कताई जो है वो करके हमें कपड़ा तैयार करते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात का मतलब है दूर दूर से मंगाते थे, क्योंकि हमारे पास भी हर चीज़ उपलब्ध नहीं है। हम भारत की बात कर लें, हम बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो दूसरे देशों से हमें आयात करनी पड़ती हैं, मंगानी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे इंडिया में मौजूद नहीं है। वैसे ही हड़प्पा नामक जो जगह थी, वहाँ पर आप कपास तो खुद ही उगा सकते थे, लेकिन सोना, चांदी, कोई बहुमूल्य पत्थर वो आपको बाहर से मंगाना पड़ता था, जो कि आपके राज्य में, आपके एरिया में नहीं मिलता होगा।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ऐसा अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था, तो तांबा जो है वो आपका राजस्थान से मंगवाया जाता था। यहाँ पे संभवतः लिखा है, संभवतः का मतलब है हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा संभव है कि हो सकता है कि वो राजस्थान से मंगवाते होंगे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो याद रखना, राजस्थान और ओमान, वहाँ से आपके तांबे मंगवाए जाते होंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कांसे को आप तांबा और टिन को मिलाकर बना लिया करते थे, ठीक है, और ये चीज़ आप ईरान और अफगानिस्तान से लेके आते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि तांबा जो है राजस्थान और ओमान से मंगाते होंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर जो सोने का आयात है वो कर्नाटक से लेके, सोना जो है कर्नाटक से लाते होंगे, और बहुमूल्य जो पत्थर है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाते होंगे। गुजरात का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप मैप में देखोगे ना तो गुजरात नदी के पास में ही है, पूरा बॉर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जो नदियों से जुड़े हुए आपके राज्य हैं वहाँ पर आपको अच्छे पत्थर मिलेंगे, क्योंकि बहकर तो वहीं पर ही मिलेंगे ना आपको, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, इसके बारे में लिखा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इस चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। अब यहाँ पर इन्होंने ये चित्र हमें मिला है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग पहिए के बारे में जानते थे, वो पहिए बनाना भी जानते थे और इसका इस्तेमाल करना भी जानते थे। अब उन्हें पहिए बनाना आता है तो इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए पहिए का इस्तेमाल तो करते थे। अब इससे ये भी हम बता सकते हैं कि पक्का वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते ही होंगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी जगह पे जाने के लिए पहिए की क्या ज़रूरत है। आप मतलब इतनी दूर दूर जगह पे जाने के लिए आप पहिए, मतलब ये पिक्चर बता देती है, पूरा कंफर्म कर देती है कि पहिए बनाते थे वो लोग और एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। और ये वाली आप मुहर देखेंगे, यहाँ पर भी एक नाव बनी हुई है इस मुहर पे, तो यानी वो लोग नाव के बारे में भी जानते थे। यानी कि वो सिर्फ भूमि पर ही नहीं चलाते थे पहियों को, बल्कि वो जल में भी नाव को चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन अब खाने के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहे हैं ना। बहुत अच्छा रहेगा कि आपको एकदम से घुल मिलाकर नहीं बता रहे हैं, अलग अलग हेडिंग देकर आपको समझाया जा रहा है। अब थोड़ा हम खाने के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, जैसे कि आजकल के टाइम में भी शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, क्योंकि गांव में ही जो है वो कृषि की जाती थी, पशुओं को पाला जाता था, अनाज उगाया जाता था, तो उसको भी शहरों में जो राजा महाराजा होते थे, जो लेखक होते थे, जो दस्तकार हुआ करते थे, उनको भेजा जाता था। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाया करते थे। मतलब हमें कुछ पेड़ों के अवशेष भी मिले हुए, जिससे हमने अनुमान लगा लिया। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। क्योंकि आप पहले भी आप देखोगे तो हम तो डल्लम बोलते थे। डल्लम ऐसी जगह को हम लोग उसको बोलते थे जिसमें लकड़ी से सारी चीज़ें, पहिए वगैरह सब बनते थे और बैल उसको चलाया करता था। कई बार तो बुग्गी भी बोल देते हैं गाँव में, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है उसको, ठीक है। तो ये लकड़ी के बने ही जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने आपको मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब इस जगह पर बारिश कम होती है, ये इस बात से अनुमान लगाया कि जिस एरिया से, क्योंकि हड़प्पा वगैरह राजस्थान या धौलावीर ऐसी जगह राजस्थान से मिली हैं। अब देखो राजस्थान से मिली हैं तो ऑफकोर्स राजस्थान में आज भी बारिश की बहुत कमी है, तो उन्होंने इसी चीज़ से ये तुक्का लगा के हमें बता दिया है कि इस एरिया में बारिश कम होती थी और इसीलिए लोग सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते होंगे, ठीक है। और पानी को संचय यानी पानी को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूरत उन्होंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया होगा।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां ये सब पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी के तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने ये चीज़ बता दी है। पहले हमें बताया है कि जौ, चावल, आटा ये सब चीज़ें खा रहे थे, लेकिन साथ साथ में एंड में ये भी बता दिया है कि वो मछलियाँ और हिरण भी खाते थे, यानी चिकन भी खाया करते थे। चिकन मतलब है कि वो मीट वगैरह, जो चिकन मीट वगैरह होता है, मटन, वो भी खाते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग उस समय मौजूद थे। आप जिसको सर्वाहारी कहते हैं, सर्वाहारी ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ खाता है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में ठीक है, याद रखना, गुजरात के कच्छ की बात हो रही है। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? 1 2 3 4 कितने? 3 भागों में धौलावीरा को बांटा गया था, जो कि गुजरात में मिला हमें। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, आपके एरिया में भी बहुत बड़े कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे शादी ब्याह के टेंट वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो वैसे ये कह रहे हैं कि इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, ताकि बड़ी से बड़ी पब्लिक वहां पर आराम से आ सके। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी धातुओं पर ही पाए गए थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था। यह पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला था। इस भंडार गृह से कई मोहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी हमें वहाँ पर मिली हुई है। और यहाँ पे देखो लोथल का बंदरगाह कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था आपका लोथल में। ठीक है, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? लोथल का बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब वो होता है ऐसी जगह या ऐसी नदी का किनारा जहाँ नाव खड़ी होती हैं, जिनको किसी रस्सी से बांध के खड़ा कर दिया जाता है और वहीं पे सामान जो है वो लोड किया जाता है और वहीं से फिर नाव अपने सामान को उतार भी देती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे नावों को नदी के किनारे बांध कर खड़ा कर दिया जाता है, तो ऐसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अनुमान इसलिए बताया क्योंकि ऐसी जगह मिली है एक, ठीक है, एक मतलब एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जहाँ पे हमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले हैं, मनके बनाने के औजार भी मिले हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पक्का यहाँ पर ऐसी कोई काम किया जाता होगा। जैसे अगर हम लोग मर जाएँ और हमारे बाद बहुत सालों बाद हमारी खोज की जाए तो हम एक कंप्यूटर लैब भी देखेंगे, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर लैब हुआ करता था, क्योंकि काफ़ी सारे कंप्यूटर के अवशेष मिले हुए हैं। तो वैसे ही हमने अनुमान लगाया कि हमें एक इमारत मिली है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे पक्का मनके जो है वो मनके बनाए जाते होंगे। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। आजकल के टाइम पे आप देखोगे किसी जगह को सील किया जाता है तो उसमें एक अलग सी लाल कलर की मुहर लगा दी जाती है। तो वो उस सील को आप कोई जो है वो कोई भी व्यक्ति उसको तोड़ नहीं सकता है, जबकि सरकार के जो लोग होते हैं वही आके उस कमरे में जा सकते हैं, उसमें जो भी रखा सामान है उसको वो यूज़ कर सकते हैं।
तो वैसे ही उस समय भी मुहर बनाई जाती थी। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उसको अच्छे से पैक करते थे और फिर उस पर मुहर लगा दिया करते थे। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती थी तो मुहर को बीच में कोई खोलने की कोशिश करता था तो पता चल जाता था। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि मुहर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया। मैं तो बोलते बोलते थक गई, चैप्टर ही नहीं ख़त्म होने वाला। ऊपर से 6th क्लास की चैप्टर है। छोटे छोटे बच्चे इतना सब कैसे याद रख पाएंगे, एनसीईआरटी वाले भी ना। मतलब बच्चों को कहाँ इतनी समझ है कि वो इन चीज़ों को याद रख पाएँ। उनको खुद ही नहीं पता वो एक बार में याद करके कैसे कर पाएंगे। मुझे तो खुद इसको पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है, जबकि मैंने कितना कुछ पढ़ रखी हूँ मैं। बच्चों को ध्यान से, बेचारे बच्चों पे दया आ रही है मुझे एनसीईआरटी की किताबें देख के। हमने भी वैसे ये सब पढ़ा हुआ है पर अब याद नहीं है मुझे। मेरा तो गला भी ख़राब हो गया। चलो, ये हमारा आखिरी पैरा है जिसको हम रीड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अब सभ्यता का अंत हो रहा है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, यानी जो दूर दूर से चीज़ें मंगाई जाती थी वो काफ़ी कम हो गई। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यानी ये कह रहे हैं कि जब सभ्यता अच्छी से थी ना तो सब कुछ सेटलमेंट अच्छा था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छे से नालियाँ थी, अच्छे से घर बनाए गए थे, स्नानागार बनाए गए थे। लेकिन जैसे सभ्यता का अंत होने लगा तो इन्होंने हाल भी बताना शुरू कर दिया कि मुहरें, लेखन, बाट, इन सभी का यूज़ बंद हो गया। बाहर से दूर दराज से चीज़ें आना बंद हो गई। सड़कों पर कचरा बाहर सीधा बहने लग गया। कोई भी नाली प्रणाली ढंग से नहीं रखी उन्होंने। जल भी ऐसे निकल रहा है। घर बनाने की बजाय सीधा झुग्गियों में लोग घर में रहने लगे, यानी थोड़ा सा ख़त्म होने लगी चीज़ें। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे थे तो है नहीं, और कुछ भी लिखा हुआ ग्रंथ भी हम समझ नहीं पाए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता ख़त्म कैसे हुई किसी को नहीं पता। सबने अपने अपने अनुमान लगाए हैं। पहला अनुमान तो यही लिखा है, कुछ का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अब नदियाँ सूख गई थी तो लोग चले गए। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मतलब जंगलों का विनाश होने का मतलब ये है, और ईंटें पकाने का मतलब ये है कि ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी। तो जब जंगल ख़त्म हो गए तो फिर लकड़ियाँ कहाँ से जलेंगी, कहाँ से वो पक्की ईंटों को बनाएंगे, इसलिए वो जगह को छोड़ कर चले गए। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान ख़त्म हो गए। ऐसा उन्होंने कहा कि पशुपालन किया करते थे तो पशु सारे जो बड़े बड़े मैदान थे उसको खा गए, सारी घास को उन्होंने खा लिया। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ कह रहे हैं कि बाढ़ें आ गई थी इसलिए सब कुछ बह गया। जैसे अपनी ये मोहनजोदड़ो मूवी बनाई है ऋतिक रोशन में, तो उसमें उन्होंने बाढ़ का कॉन्सेप्ट ही लिया हुआ है कि बाढ़ आ गई थी इसलिए काफ़ी लोग मारे गए थे और कुछ लोग चले गए थे। जबकि वो भी जो एंडिंग है वो रियलिटी वाली एंडिंग नहीं है, वो अनुमान पे बेस्ड है। ठीक है, कोई पक्की एंडिंग किसी को नहीं पता, सबने अलग अलग बोला। कुछ कह रहे हैं कि नदियाँ सूख गई, कुछ कह रहे जंगल सूख गए, मतलब ख़त्म हो गए। कुछ कह रहे कि जो पशु थे उन्होंने सारी घास खा ली, कुछ कह रहे बाढ़ें आ गई थी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां जाकर बसाने लगे। और सबसे बड़ी बात यह थी हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ पर ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ नहीं मिली। अगर बाढ़ आई होगी, सूखा भी पड़ी होगी, तो भी फिर भी लोग काफ़ी मर के वहीं उनकी हड्डियाँ तो होंगी ना, पर इतनी ज़्यादा तादाद में हड्डियाँ नहीं मिली कि हाँ भी इससे पता लगाया जा सके कि कुछ हुआ होगा। बस ये है कि अचानक से गायब हो गया सारा कुछ, गांव पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो गया और बस बिल्डिंगें रह गई थी। ऐसा नहीं कि हड्डियाँ पूरी तरह से नहीं मिली, लेकिन पूरा होता ना कि कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो वहीं पर ही सारी हड्डियाँ मिलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं मिला था। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे।
चलिए, ये बच्चों के लिए थोड़ा बहुत दे रखा है, बच्चों मतलब याददाश्त के लिए कि आपने जो पढ़ा है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, पर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हर एक चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। जैसे ये वाली तिथियाँ, ये 1 नंबर खा जाती हैं पूरी तरह से, पर चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं ना कि याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर चलो, कम से कम 6th क्लास के बच्चों के लिए 11 पेज इस चैप्टर में दे रखे हैं। आप +1 +2 की हिस्ट्री देखोगे ना तो इतना वही भर भर के हिस्ट्री है। हिस्ट्री की 3 किताबें छाप रखी हैं, काफ़ी कुछ है। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ एनसीईआरटी किताबों का, मतलब मैं ये कह रही हूँ लेंथी बहुत है, और 6th क्लास के बच्चे के लिए इतनी बड़ी चैप्टर देना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। पर चलो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है और बार बार ये चीज़ पढ़ाई जाती है। अभी 6th क्लास में हड़प्पा के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर +1 +2 में भी आपको हड़प्पा के बारे में ही अच्छे से और ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ है कि धीरे धीरे करके बच्चों को इससे गो थ्रू करवाया जा रहा है। चलिए, फिर हमारा चैप्टर तो ये हो गया है ख़त्म। बाकी अच्छा आपको लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मैंने ये सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगी कि पहले 6वीं क्लास की जितनी SST के चैप्टर्स हैं, जितनी किताबों के चैप्टर्स हैं, सारे कंप्लीट करवाऊँ। फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पर हम पहुँचेंगे। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि मैं NCERT ही पढ़ाती हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं NCERT मेरी चैनल पर देखोगे तो प्ले लिस्ट में आपको वैरायटी ऑफ वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक मिल जाता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता किस कोर्स के लिए होता है, बस टॉपिक मिल गया ना मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग टॉपिक कमेंट को करके बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, हमें ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन मैं पूरा सर्च करके समझ के फिर वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।